अब सोर्सेस क्या होते हैं रिसीट्स के, रेवेन्यू रिसीट्स में और कैपिटल रिसीट्स में। देखो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ा कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, नीदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाइल कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं, ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ नीदर लाइबिलिटी क्रिएट होगा ना ही रिड्यूस होगा। तो अब जो सोर्सेज है उस रेवेन्यू रिसीव्स के वो क्या क्या है, एक टैक्स रेवेन्यू होता है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स आता है, जो कि आपको पता है। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जिसमें इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे लाई होता है, यानी कि जिसको टैक्स देना है वो भी मैं हूँ और उसका बर्डन किस पे लाएगा, वो भी मेरे ऊपर ही आएगा। मैं लाइबल भी हूँ और मेरे ऊपर बर्डन भी है, ठीक है। तो इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे लाई करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ऐसे टैक्स जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस दूसरे पर्सन पे लाई कर सकते हो या फिर वो शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होते हैं, टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारे टैक्स क्या हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ गए। तो ये एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए। दूसरा क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब इसमें कुछ ये सब टॉपिक्स है, जैसे कि इंटरेस्ट। मान लो गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरेटरी वाली गवर्नमेंट को क्या किया है, लोन दिया है। तो अब उसको जब लोन दिया है तो वो रीपेमेंट करेंगे लोन का, वो भी कैसे, उसमें इंटरेस्ट जो मिलेगा उस इंटरेस्ट को से भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। सेकेंड, लाइसेंस फी। अब देखो लाइसेंस क्या होता है, परमिट देना। अब गवर्नमेंट ने लाइसेंस का परमिट दिया है तो लाइसेंस फी भी लोग सबमिट करते हैं, जैसे कि लाइसेंस फी देते हैं फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। तो ये सब किस में आता है, गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाता है। प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि सेल से या फिर, ठीक है। तो जो पैसा आता है वो किस में आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। सिमिलरली फीस जो गवर्नमेंट को मिलती है फॉर वेरियस सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि गवर्नमेंट कोर्ट में अगर आप किसी फी प्रोवाइड करते हो तो गवर्नमेंट को मिलता है। नेक्स्ट स्ट्रीट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर जब कोई पर्सन मर जाता है और वो अपने बाद किसी और को नॉमिनी नहीं रखते तो उसका जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक सोर्स हो गया। सिमिलरली स्पेशल असेसमेंट है, मान लो किसी का घर है, उसके घर के पास मेट्रो या रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, तो इससे भी क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी ओनर से कुछ पैसे लेती है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक सोर्स हो गया। सेकंड, फाइन्स एंड पेनल्टीज। हमें पता है कि कई सारी जगह पे फाइन लगते हैं, तो फाइन के पैसे वो किसके पास जाएगी, गवर्नमेंट के पास जाएगी, कोई टैक्स में, तो इट इज इंक्लूडेड इन नॉन टैक्स रेवेन्यू। फोर फीचर्स, यानी अगर कोर्ट की किसी ऑर्डर को आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, अगर आप उसको मान नहीं रहे हो तो उसके बदले में भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। सेकंड, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, जो गिफ्ट और ग्रांट्स गवर्नमेंट को मिलते हैं दूसरे कंट्री से, वो भी किस में आ जाएगा, कैसे सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो आई होप आपको रेवेन्यू रिसीट्स कैसे मिलते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। और ये जो होते हैं रेगुलर होते हैं, अक्सर मिलते रहते हैं, और रेकरिंग होते हैं, बार बार होते हैं एक साल में, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर नाउ। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल में हमें कैसे पैसे मिलते हैं, कैपिटल रिसीट्स का फॉर्मूला क्या था, ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये तीन पार्ट से होता है, एक होता है बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन्स और अदर रिसीट्स। ये सारे रिसीट्स जो है वो कैपिटल रिसीट्स का फॉर्म करते हैं। अब देखो बोरोइंग क्या होता है, उधार लेना। गवर्नमेंट किससे बोरोइंग करेगी, पब्लिक से कर सकती है, आरबीआई से करती है, एंड वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से। अब इससे कैसे कैपिटल रिसीट में इंक्लूड हो गया, क्योंकि देखो अगर कोई बोरोइंग कर रहा है तो इससे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, कैपिटल रिसीट्स का एक पार्ट हो गया बोरोइंग। सेकंड क्या है, रिकवरी ऑफ लोन्स। अगर गवर्नमेंट को लोन का पैसा वापस मिल जाता है तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का कोलैटरल एसेट कम हो जाता है, तो इससे क्या हुआ, रिड्यूसेस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट जो फॉर्मूला में था, तो ये कैपिटल रिसीट में आ जाएगा। थर्ड इज अदर रिसीट्स, गवर्नमेंट को दूसरी तरफ से भी रिसीट मिलता है। मान लो डिसइन्वेस्टमेंट किया, एक पार्ट जो है वो प्रॉपर्टी का वो शेयर सेल कर दिया, तो इससे जो पैसा आ रहा है वो क्या हुआ, कैपिटल रिसीट में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का एसेट कम हो गया। सिमिलरली स्मॉल सेविंग्स, यानी कुछ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या पोस्टल सेविंग्स या छोटे छोटे सेविंग ग्रुप बन रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। तो हमने फॉर्मूला में देखा ही था कि ये रिसीट्स से क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स में या तो लाइबिलिटी क्रिएट होना चाहिए या तो एसेट रिड्यूस होना चाहिए, और लाइबिलिटी यहाँ क्रिएट हो रहा है तो ये कैपिटल रिसीट का फॉर्म पार्ट होगा। हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर वाले पार्ट को। रिसीट वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बट एक्सपेंडिचर बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद कैसे करना है फॉर्मूला को रिसीट्स और एक्सपेंडिचर में, तो जो रिसीट वाला पार्ट था उसमें हमने लाइबिलिटी को पहले लाया था, जबकि एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में एसेट पहले आया फॉर्मूला में या फिर डेफिनेशन में। तो इस चीज़ से आप याद कर सकते हो, डिफरेंशिएट करने में बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो सेम ये चीज़ इसमें हमेशा नीदर रहता है, दोनों में ईदर रहता है, होगा ही होगा, ठीक है। इससे भी आप याद रख सकते हो। दूसरी चीज़ कि इसमें जो भी नीदर है उसका ये अपोजिट हो जाता है। अब ये फॉर्मूला कैसे याद करेंगे कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो ना ही कोई एसेट क्रिएट करता है और ना ही कोई लाइबिलिटी में कमी करता है। ये आपको डेफिनेशन नहीं याद हुआ, कोई बात नहीं, एसेट और लाइबिलिटी दो टर्म याद है और हमें एग्जाम्पल याद रखना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट या तो सैलरी पे कर रहे हो, पेंशन पे कर रहे हो, हेल्थ सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज पर अगर आप पैसे रेवेन्यू एक्सपेंड कर रहे हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आ जाएगा। अब मान लो मैं किसी को सैलरी दे रही हूँ या हेल्थ सर्विसेज पे पैसे खर्च कर रही हूँ, तो क्या उससे कोई एसेट बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या उससे मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, नहीं हो रही। तो किस में आ गया, रेवेन्यू रिसीट में आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे ना तो मेरी कोई एसेट क्रिएट हो, ना ही मेरी लाइबिलिटी कम हो, जैसे कि सैलरी पे करना, पेंशन पे करना, हेल्थ और डिफेंस सर्विसेज पे एक्सपेंड करना, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, सिंपल उसका अपोजिट, कि या तो मेरा कोई एसेट बनेगा या फिर मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। एसेट कैसे बनता है, जब हम किसी मशीनरी को खरीद रहे हो या हम कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहे हो,
और लायबिलिटी कैसे कम होती है? जब हम किसी को लोन पे कर चुके हो, तो इससे क्या हो जाएगा? लायबिलिटी कम हो जाएगा। तो वही एग्जांपल याद रख लोगे तो बहुत ईज़ी हो जाएगा इसको याद रखना। आई होप अब ये कंपोनेंट वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा एंड ये काफ़ी ईज़ी रहा होगा आपके लिए समझने के लिए। पढ़ेंगे कि बजट जो होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट एंड डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट कैसे होते हैं? ऐसे बजट जिसमें सरप्लस यानी प्रॉफिट, यानी जहाँ पर रिसीट्स जो है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो, यानी जो पैसा आ रहा है वो खर्च करने से ज़्यादा हो। अब ऐसी कंडीशन, अब देखो सरप्लस बजट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? हमारे पास पैसा ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब देखो मैंने आपको आगे ही पढ़ाया था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सरप्लस बजट की ज़रूरत होती है। सरप्लस बजट एक ऐसा बजट होता है जहाँ रिसीट्स ज़्यादा होता है और एक्सपेंडिचर कम, यानी कि गवर्नमेंट कम खर्च कर रही है ताकि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए और जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाए। तो सरप्लस बजट की जरूरत पड़ती है हमें इन्फ्लेशन के टाइम। सेकंड, बैलेंस बजट। बैलेंस बजट जो होता है वो काफ़ी हाइपोथेटिकल काइंड ऑफ व्यू है, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है कि जितना हमने रेवेन्यू पाया उतना ही हमने खर्च भी कर दिया। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। इवन कीन्स ने कहा था कि बैलेंस बजट नहीं होना चाहिए, डेफिसिट बजट ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि समटाइम्स जो गवर्नमेंट है, जो जितना रिसीप्स उनको मिल रहा है वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, उनको और भी पैसे चाहिए फॉर डेवलपमेंट पर्पस। तो इसलिए डेफिसिट बजट को हमेशा इकोनॉमी में अच्छा माना जाता है। डेफिसिट बजट क्या होता है? जहाँ पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और रिसीट्स कम आ रहे हैं। अब ऐसे बजट की कब जरूरत पड़ती है? डिफ्लेशन के टाइम, यानी कि जहाँ पे डिफ्लेशन पता है इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है। तो डिफ्लेशन के टाइम हमें डेफिसिट बजट की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो पैसे हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे, एक्सपेंडिचर करे, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और लोगों के पास पैसा आए और कंजम्पशन बढ़े गुड्स एंड सर्विसेज का, और जिससे डिमांड बढ़े, एग्रीगेट डिमांड। ओके, सो दिस वाज होल 3 काइंड ऑफ बजट्स, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिसिट बजट। इंडिया का कैसा बजट है? डेफिसिट बजट है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का वैसे ही होता है। नेक्स्ट, अब मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। अब गवर्नमेंट का जो बजट में डेफिसिट होता है उसको हम किस 3 तरीके से मेजर करते हैं। तो एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? यानी रेवेन्यू में कमी आ जाना। एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में वो एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा हो, इसे हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या दिखाता है? कि गवर्नमेंट के पास पैसे कम आ रहे हैं और गवर्नमेंट खर्च ज़्यादा करे, यानी कि गवर्नमेंट की इनेबिलिटी दिखाता है कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे एक्सपेंसेस। सेकंड की डिससेविंग। अब मेरे पास पैसे है ही नहीं खर्च करने को, तो जो मेरे पास जो सेविंग्स थी वो मैं उसको भी खर्च करने में ला दूंगी, अपनी सेविंग्स ब्रेक डाउन करूंगी। तीसरा, बोरिंग। अब मेरे पास पैसे है ही नहीं, एक्सपेंडिचर आई नहीं, आई मीन रिसीट्स आ ही नहीं रहे और एक्सपेंडिचर बढ़ा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगी? बोरो करूंगी दूसरी जगह से, दूसरी कंट्री से। नेक्स्ट, डेट ड्रॉप। अब मैं बोरो करूंगी, मेरे पास पैसे नहीं है, रिसीट्स आ ही नहीं पा रहे, तो फिर से मैं उसको कवर करने के लिए, उस बोरो को रीपे करने के लिए दूसरी जगह से बोरो करूंगी, तो इससे एक डेट ड्रॉप में चले जाते हैं। अब ये जो रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, पैसे की कमी हो रही है, इसे हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? या तो हम अपने एक्सपेंडिचर को कम करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, या फिर हम अपने रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाने की कोशिश करें। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? देखो, आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ा भी होगा, और अगर नहीं भी पढ़े हो तो मैं आपको बता दूं कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? वो बोरोइंग्स होता है, ठीक है। और आपको कई जगह क्वेश्चंस में टोटल बोरोइंग्स लिखा रहेगा, तो उसे आप फिजिकल डेफिसिट मान सकते हो सॉल्व करते वक्त, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? इसका फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है उसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल रिसीट्स जो पैसे आ रहे हैं, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। इसको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। जितना भी एक्सपेंड रिसीट्स आ रहे हैं हमारे पास, उसमें से हमने जितने भी एक्सपेंडिचर आ रहे हैं उसमें से हमने रिसीट्स को माइनस कर दिया, वो बोरिंग्स को हटा के, तो वही हमें फिजिकल डेफिसिट के बारे में पता चल जाता है। अब फिजिकल डेफिसिट के बारे में पता चल जा रहा है, यानी कि हमें कितना बोरो करना है। मान लो मेरे पास दस दस हज़ार मैं खर्च कर रही हूँ और उसमें से मेरे पास कितने रिसीट्स आ रहे हैं? 5,000 आ रहे हैं। तो इससे माइनस किया तो मुझे पता चला कि मुझे 5,000 रुपये और जरूरत है, तो ये क्या पता चला कि हमें कितना बोरो करना है, एंड दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट से हमें क्या पता चलता है? कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं, तो अगेन वो डेट ट्रैप में फंस जाएगी। कैसे? कि वो लोन लेंगे, बोरोइंग करेंगे, फिर बोरोइंग करेंगे तो उसका इंटरेस्ट पे करना होगा, और पैसे तो इतने आ नहीं रहे। सेकंड, फॉरेन डिपेंडेंसी। अब हम लोन लेंगे, दूसरी कंट्री से लेंगे, आईएमएफ से लेंगे, वर्ल्ड बैंक से लेंगे, तो इससे हम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर इससे फ्यूचर ग्रोथ हैम्पर होगा, क्योंकि इस पे इकोनॉमी में एडवर्स इंपैक्ट होंगे जब आप लोन को रिपे नहीं कर पाओगे तो। अब इसको जो फिजिकल डेफिसिट होता है उसको हम कैसे काउंटर करते हैं, कैसे फुलफिल करते हैं? तो बोरिंग करके पैसा आता है इकोनॉमी में, या तो फिर डेफिसिट करके, यानी कि आरबीआई से पैसा लोन लेके इंडिया के केस में, जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज होता है इकोनॉमी में। तो आई होप फिजिकल डेफिसिट इज क्लियर। नाउ प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट बताता है, मतलब क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी मेरे पास फिजिकल डेफिसिट यानी कितना बोरो करना है वो पता चल गया, और उस बोरो में से इंटरेस्ट को पे करने के बाद कितना पैसा बच रहा है वो हमें प्राइमरी डेफिसिट बताता है। अगर प्राइमरी डेफिसिट मान लो 0 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कि जो फिजिकल डेफिसिट हो रहा है, जो बोरिंग रिक्वायरमेंट्स है, वो किसके लिए फुलफिल की जा रही है? इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। मान लो यहाँ पी डी की जगह, पी डी इक्वल्स टू एफ डी माइनस आई पी है, पी डी की जगह मैंने 0 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? एफ डी इक्वल्स टू आई पी। अभी मैंने बताया फिजिकल डेफिसिट यानी बोरोइंग, प्राइमरी डेफिसिट यानी कि वो जो हमारा बोरिंग का पैसा आ रहा है वो किस पे खर्च हो रहा है, क्या केवल इंटरेस्ट पेमेंट के लिए खर्च हो रहा है या उसके अलावा भी पैसा बच रहा है कि नहीं। अगर मान लो प्राइमरी डेफिसिट का केस 0 है, तो उसका मतलब क्या होगा? कि जो हम जितना भी फिजिकल डेफिसिट लोन ले रहे हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ले रहे हो। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो विद दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। मैंने इसके जितने भी डायग्राम या फ्लो चार्ट्स या फिर नोट्स लिखे बोर्ड पे, उसको कॉपी कर लेना है, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फॉर्मूलाज चेक कर लेना, न्यूमेरिकल्स थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, उतने हार्ड नहीं होते।
And yeah, with this we come to an end of this chapter. I hope it is helpful for you. If it is, then let me know in the comment section. Share this with your friends. Like this video and subscribe to my channel. We'll see you in next video. Till then, take care. Bye bye. And don't forget to share your feedback.